हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम जो आपका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ द 50 डेज 50 मार्क्स सीरीज। तो इस सीरीज में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और उनसे किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन रहेगा काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर टॉपिक्स को डिस्कस करने से रिलेटेड एज फार एज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का कंपोनेंट इज कंसर्न। ओके, तो वी विल बी वर्किंग हार्ड इन दीज 50 डेज और 50 मार्क्स एटलीस्ट लाने की कोशिश करेंगे। हाउ कैन वी से दैट? बिकॉज आईआईबीएफ का एक्चुअली एक ट्रेंड है कि प्रीवियसली जो टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए हैं उनको कई बार रिपीट कर देता है, राइट? तो इफ नॉट द क्वेश्चंस एटलीस्ट द टॉपिक्स आर रिपीटेड। सो इन सेशंस में हम टॉपिक्स तो पढ़ ही रहे हैं, साथ के साथ प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस एंड अ फ्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि प्रैक्टिस के लिए उनको भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो दीज सेशंस आर गोइंग टू बी लाइक गोल्ड फॉर यू बिकॉज पीवाईक्यूज के बेसिस पर हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन फुल प्रूफ होती है, right? So let us begin the first session of I and IFS and this is day 1। ठीक है, 50 days में से पहला दिन है हमारा as far as preparation for this particular exam is concerned। ओके, तो इस पर्टिकुलर डे पर हम चैप्टर नंबर 1 दैट इज ओवरव्यू ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इससे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए एंड विच टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम वो देख लेंगे, राइट? तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉपिक्स तो नहीं बट कुछ एरियाज से हर बार ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता है। तो लेट अस हैव अ लुक व्हाट आर दोज एरियाज। फर्स्ट थिंग इज एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इससे क्वेश्चंस पूछते हैं। इस चैप्टर में इंडियन इकोनॉमी का किस तरीके से बिफोर द ब्रिटिश, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस इवोल्यूशन हुआ है वो बताया गया है। एंड वन इम्पॉर्टेंट मेट्रिक दैट दे हैव डिस्कस्ड इज की परसेंटेज ऑफ ग्लोबल जीडीपी में इंडिया का कितना रोल रहा है। तो इफ एट ऑल 100 रुपीज ग्लोबल जीडीपी है तो व्हाट इज मेंट बाय जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या मतलब है? ग्रॉस की अगर हम बात करें, इट इन इकोनॉमिक्स इट मींस टोटल, डोमेस्टिक मींस इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, प्रोडक्ट मींस द प्रोडक्शन का वैल्यू कितना है। ठीक है, प्रोडक्शन का फाइनल वैल्यू कितना है, उस चीज़ को अगर कैलकुलेट किया जा रहा है दैट इज नोन एज द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, तो ये एक आइडिया देता है हमें कि टोटल नेशनल इनकम किसी कंट्री का कितना है। वैसे अगर हम पूरे वर्ल्ड का इनकम अगर कैलकुलेट करें उसमें से इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना रहा है, लेट्स से पूरे वर्ल्ड का इनकम 100 रुपीज़ है तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन 23 रुपीज़ था इन 1600 AD। यू विल बी रियली फैसिनेटेड टू नो कि ये कंट्रीब्यूशन एक्चुअली इंक्रीज होता है 24.4%, लगभग 25%, which is 1/4 of the global GDP was coming from India only. Okay, so this was the situation before the British rule and during British rule अब क्या होता है, यहाँ हमारा जो contribution है to the global GDP वो डिक्लाइन होने लगता है। 1820s में ब्रिटिश रूल अपने पीक पे था तो उस समय 16.1% हमारा जो है वर्ल्ड ग्लोबल जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन रहा। एंड इन 1947 आवर कंट्रीब्यूशन वाज ओनली 3%। ठीक है, तो 2021 1947 में तो हमें इंडिपेंडेंस मिला, तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर देखिए क्या हो रहा है, ओनली 3% कंट्रीब्यूशन इंडिया वाज गिविंग टू द ग्लोबल जीडीपी। तो दिस इज़ अ वेरी बिग इश्यू, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर इस चीज़ को सही करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो 1947 से 2021 तक काफ़ी एफर्ट्स लगाए गए एंड सम ऑफ द पायनियर्स हु हैव बीन बिहाइंड दिस वाज लाइक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी, जिन्होंने फर्स्ट थिंकिंग इंडिया की रिक्वायरमेंट थी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर बहुत बैकवर्ड हो गया था तो एग्रीकल्चरल सेक्टर को डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो मिस्टर एम एस स्वामीनाथन जी, इन्होंने बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन इस फील्ड में दिया है। अराउंड 7.3% जो है इंडिया का कंट्रीब्यूशन इन द ग्लोबल जीडीपी वहाँ तक इंक्रीज हो गया। ओके, ऑल्दो नॉट लाइक प्रीवियस टाइम
बट या वी आर ट्राइंग इन दैट मैनर। तो मेन थिंग इस चैप्टर में है कि कैसे हमने रिकवर किया आफ्टर इंडिपेंडेंस, व्हाट वर द स्टेप्स वर टेकन, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी एक्चुअली नियर स्टैग्नेटेड था। यहाँ पर कोई भी खास ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी में नहीं देखने को मिला था। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन, अपार्ट फ्रॉम द टाटास, उस समय कोई भी इंडस्ट्रीज खास एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को ब्रिटिश के टाइम पे इग्नोर किया गया। सोशल सेक्टर यानी कि वेलफेयर पीपल का जो है इग्नोर किया गया। यू कैन अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द फैक्ट कि उस समय कुछ स्पेसिफिक क्रॉप, कैश क्रॉप्स को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करते थे ब्रिटिशर्स, लाइक इंडिगो को उगाने के लिए, ऐसे ही कॉटन को उगाने के लिए, राइट। बहुत बढ़िया क्वालिटी के इंडिया में ये चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। तो इनको उगाने का मतलब है, द मीनिंग ऑफ दिस इज वी आर नॉट ग्रोइंग राइस, वी आर नॉट ग्रोइंग wheat, which are the basic necessities, food necessities of the Indian population। तो वो हम ग्रो नहीं कर रहे थे। तो सोशल सेक्टर तो कम्प्लीटली इग्नोर ही हो रहा है ना। सोशल सेक्टर मीन्स पीपल का वेलफेयर, वो तो इग्नोर हो रहा है। लो क्वालिटी लेबर मार्केट है, जहाँ पर ये करो तो वो करते हैं, लाइक अ रोबोट दे वर यूजिंग। एंड ऑल्सो हमारी एजुकेशन को वेस्टर्नाइज कर दिया इन्होंने, जिसके वजह से सभी का जो थॉट प्रोसेस है वो भी काफ़ी वेस्टर्नाइज्ड हो गया। एंड दैट इज़ वाई इंडियन जो कल्चर है उससे जो हमारा इंटरेस्ट है दैट वाज वीनिंग अवे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए वो स्टार्ट कर रहे थे, लाइक ट्रेन्स उन्होंने स्टार्ट किए बिकॉज उन्हें जो गुड्स है उन्हें एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना था, नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो दीज वर द थिंग्स। सो हाउ डिड वी ओवरकम ऑल ऑफ दीज थिंग्स? 1947 में 3% कॉन्ट्रीब्यूशन था। एंड डू यू नो कि सबसे पहला हमारा मेन एम क्या था इंडिपेंडेंस के टाइम पे? तो देर वर टू मेन एम्स ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस। सबसे पहला था एग्रीकल्चर। वाई? बिकॉज हम फूड ग्रेन्स भी इंपोर्ट कर रहे थे फ्रॉम कंट्रीज लाइक यूएसए। तो सोचिए, अगर आपको लेट्स से यू आर फीडिंग योर फैमिली बाय टेकिंग लोन फ्रॉम समवन, तो कितना डायर सिचुएशन है। सो दैट वाज द सिचुएशन ऑफ इंडिया। सो पहली चीज़ हमें जो करनी थी वो एग्रीकल्चर को जो है बेटर करना। सेकेंड थिंग वाज टू गो फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इंडस्ट्रीज इंडिया में ना के बराबर थे, देर वर नो इंडस्ट्रीज। ठीक है, वी कैन से देर वर नो इंडस्ट्रीज एट ऑल। तो वी हैड टू डेवलप द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन 5 ईयर प्लान्स के थ्रू वी स्टार्टेड डेवलपिंग एग्रीकल्चरल सेल्फ सफिशिएंसी लाने के लिए वी केम अप विद द ग्रीन रेवोल्यूशन। एंड इसके पायनियर कौन रहे हैं? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी। स्टेट कैपिटलिज्म स्टार्ट की गई उस समय, बिकॉज उस समय प्राइवेट सेक्टर तो उतना खास डेवलप नहीं था, तो ऑल द एक्टिविटीज हैड टू बी टेकन अप बाय द स्टेट। तो स्टेट के का मतलब है कि गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज। एंड उस समय मेजर कंट्रीब्यूशन हमारे 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी जो हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज प्राइमरी सेक्टर विच इज़ मेनली कंसिस्टिंग ऑफ द एग्रीकल्चर। ठीक है, मेन रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करने वाला सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो रिसोर्सेज के प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। एंड टर्शियरी सेक्टर विच इज़ द सर्विसेज सेक्टर। ये सेक्टर बाकी दोनों सेक्टर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, राइट। तो इन सेक्टर्स का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, यानी कि हमारे इनकम, इंडिया के इनकम में, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन कैसे कैसे रहा है? 53.1% एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज जो है 16.6, सर्विस सेक्टर 30.3% का कंट्रीब्यूशन इनिशियली था। नाउ द सिनेरियो चेंज्ड लेटर ऑन। 1947 के बाद हमने देखा 1980s में कुछ चेंजेस करने की कोशिश की हमने। वी स्टार्टेड इन्वॉल्विंग द प्राइवेट एंड द फॉरेन सेक्टर इनटू आवर इकोनॉमी। ठीक है, पहले तो सारा कुछ गवर्नमेंट ही देखती थी। किसी कोई भी आपको नया वेंचर कंपनी स्टार्ट करना है तो हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, ओनली देन यू कैन डू थिंग्स। ठीक है, तो इस तरीके का था। तो 1980s में ये ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ। ऑल्सो जो कंट्रीब्यूशन है ऑफ द डिफरेंट सेक्टर्स, उस ट्रेंड में भी चेंजेस आए। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 36.1% रहा, इंडस्ट्रियल सेक्टर का 25.9, एंड सर्विस सेक्टर एक्चुअली एक्सीडेड एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, टर्शियरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सीड कर जाता है, क्योंकि 1980s 90s में आईटी सेक्टर डेवलप्ड अ लॉट एंड इंडिया में बहुत ही ज़्यादा यूथ थे हु कुड स्पीक प्रॉपर इंग्लिश। ठीक है, तो इस वजह से आईटी सेक्टर एंड द सर्विसेज सेक्टर जो है, वॉइस नॉन वॉइस जो कस्टमर सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करने का पूरा स्कोप इंडिया में था। एंड दीज थिंग्स वर आउटसोर्स्ड फ्रॉम अदर कंट्रीज इनटू इंडिया, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री इंडिया क्योंकि था।
तो दैट इज़ द रीज़न सर्विस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है इंडिया में, एंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन जीडीपी को देता है, एंड ये 6th 5 ईयर प्लान के टाइम पे होता है। तो 5 ईयर प्लान एज आई टोल्ड यू, नाम से पता चल रहा है एवरी 5 ईयर्स के लिए हम एक पर्टिकुलर फोकस एरिया नंबर 1 वो देख के वी विल बी प्लानिंग ऑल अदर एक्टिविटीज़ जो कि इकोनॉमी में होने हैं, एंड वी विल सेट अ टारगेट फॉर द जीडीपी ग्रोथ, एंड उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सब की प्लानिंग हम करेंगे, एंड वो प्लानिंग करने के लिए एक बॉडी हमने इस्टेब्लिश किया विच वाज कॉल्ड द प्लानिंग कमीशन। ठीक है, दैट इज 5 ईयर प्लान इन अ नटशेल। ठीक है, 1951 में इसकी शुरुआत होती है, एंड लेटर ऑन 1980s में 6th 5 ईयर प्लान चल रहा होता है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज किया एंड इम्पोर्ट पॉलिसीज को लिबरलाइज किया, बिकॉज प्रीवियसली द इम्पोर्ट वाज वेरी कॉस्टली, लाइक 140% का इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पोर्ट्स पे लग रहा था। इफ यू वांट टू ब्रिंग अ हार्ली डेविडसन इनटू इंडिया, तो 100 रुपीज लेट्स से यू आर पेइंग, यू हैव टू पे 140 एक्स्ट्रा, तो यू आर पेइंग 240 रुपीज फॉर दैट हार्ली डेविडसन, एंड दैट इज अ वेरी बैड सिचुएशन, है ना। तो कैसे ट्रेड तो प्रमोट ही नहीं होगा इफ दिस इज हैपनिंग, तो नोबडी विल डू ट्रेड विथ यू, इजंट इट। नाउ 2008 में 1990 इज अ इम्पॉर्टेंट ईयर फर्स्टली, जहाँ पर 1990-91 में यू विल सी कि इंडिया हैड टू कम अप विद द एलपीजी रिफॉर्म्स। ठीक है, इस टाइम पे इंडिया में ऐसा हालत था 1991 में, बिकॉज इंडिया वाज ओनली डूइंग एक्सपोर्ट्स टू यूएसएसआर। यूएसएसआर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, एंड टुडे जो है रशिया एंड वेरियस अदर कंट्रीज, कजाकिस्तान, पोलैंड, ये सब आज के डेट में है। तो रशिया वॉज प्रीवियसली यूएसएस पार्ट ऑफ यूएसएसआर, एंड यूएसएसआर का ब्रेकडाउन जब हो जाता है हमारे एक्सपोर्ट्स रुक जाते हैं। ऑल्सो इस टाइम पे 1991 के टाइम पे गल्फ वॉर चल रहा था, जिससे जो ऑयल के प्राइसेस वो इंक्रीज हो जाते हैं, एंड एज यू नो इंडिया को ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। सो इंपोर्ट का कॉस्ट बढ़ गया, एक्सपोर्ट का जो अर्निंग है वो कम हो गया, हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स डॉलर्स पड़े हुए थे इंडिया के पास टोटली एग्जॉस्ट हो गए, एंड वी हैड ओनली 2 to 3 weeks ऑफ ऑयल का मनी। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज वी विल रीड आगे जाकर आगे के सेशंस में, बट या दिस वाज द सिचुएशन, एंड इस सिचुएशन से कोप अप करने के लिए हमने कुछ रिफॉर्म्स इंडिया में लाए विच इज कॉल्ड द एलपीजी रिफॉर्म्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फ्रॉम होम हमने डॉलर्स को बोरो किया, क्योंकि कोई कंट्री देने के लिए रेडी नहीं था, हमें आईएमएफ से बोरो करना पड़ा। वी विल टॉक अबाउट आईएमएफ आगे के चैप्टर्स में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स थे। लिबरलाइजेशन टैक्स कम करना, प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा पार्टिसिपेशन करवाना इन द इकोनॉमी, एंड ग्लोबलाइजेशन इज टू कनेक्ट विद द फॉरेन सेक्टर। ठीक है, फॉरेन कैपिटल बहुत ज़्यादा इंडिया में आ रहा था, फॉरेन मनी वॉज कमिंग इन टू इंडिया, ग्लोबल इकोनॉमिक बूम चल रहा था आफ्टर दिस टाइम। तो इसके बाद इंडिया जो है अच्छे ट्रैक पे निकल पड़ा। 2002-3 एंड 2006-7 में 8.6% ग्रोथ इंडिया में जीडीपी की होती है, एंड इंडिया इज डेजिग्नेटेड एज द सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द होल वर्ल्ड। ठीक है, 2008 में फिर ग्लोबल एक क्राइसिस आता है, बट इंडिया रिमेन्स ऑलमोस्ट अनटच्ड। ठीक है, ये क्राइसिस को हम लेमन क्राइसिस कहते हैं, एंड लेमन ब्रदर्स नाम का एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एक कंपनी थी। तो इस कंपनी के फेलियर से बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का फेलियर होता है। ओके, तो आप देखोगे कि ये जो टाइम है यहाँ से लेके पूरा 1980s के आसपास का टाइम, एट दैट टाइम इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 3.5 to 4% के बीच होवर करते रहता है। तो इस टाइम पे जो इंडिया की ग्रोथ रेट थी दैट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, हिंदुस्तान का रेट ऑफ ग्रोथ एकदम डेजिग्नेट कर दिया कि 3.5% तो बना ही आपके लिए है, इंडिया के लिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, प्रोफेसर राजकृष्णन नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है उससे ये लेकर आए, राइट। तो जीडीपी अब आगे हम देखेंगे 2008 के बाद इंडिया का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है जीडीपी परचेजिंग पैरिटी के बेसिस पर। यहाँ हम देखते हैं कि इंडिया 3rd रैंक पर आ जाता है जीडीपी के टर्म्स में, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, अगर आपको आज के डेट में एक्सचेंज रेट देखना है $1 के सामने 80 रुपीज़ लेट से, बट एक बास्केट ऑफ गुड्स लेते हैं, एक और मेथड भी है ये एक्सचेंज रेट देखने का। एक्सचेंज रेट हम क्यों देख रहे हैं, ताकि हम दो कंट्रीज़ के जीडीपी को कंपेयर कर सकें। लेट्स से यूएस का जीडीपी $800 है, इंडिया का जीडीपी 1000 रुपीज़ है, तो किसका जीडीपी ज़्यादा है? देखने में तो लग रहा है कि इंडिया का ज़्यादा है, बट दिस हैज़ टू बी डन इन कंपैरिजन टू द इनके जो एक्सचेंज रेट है उसके बेसिस पर।
तो 80 रुपीज़ पर डॉलर है, तो $800 का क्या होगा, 64,000 रुपीज़ होगा। तो कितना ज़्यादा है यूएस का जीडीपी, ठीक है। तो दैट का कंपैरिजन कैन बी डन बाय अंडरस्टैंडिंग द एक्सचेंज रेट ओनली। तो लेट्स से एक बास्केट ऑफ गुड्स है, इंडिया में से बेचा, आपको 100 रुपीज़ लेट्स से मिले, यूएस में बेचा, आपको $1 मिला, सेम बास्केट। तो इस तरीके से द एक्सचेंज रेट इज सेट एंड इसे हम परचेसिंग पावर पैरिटी कहते हैं। $1 के सामने 100 रुपीज़, दिस इज द एक्सचेंज रेट बेस्ड अपॉन अ बास्केट ऑफ गुड्स, दैट इज कॉल्ड द परचेसिंग पावर पैरिटी। तो जीडीपी नॉर्मली इंडिया की जो है 50 या 6th रैंक पे ऐसे रहती है, बट परचेसिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में इंडिया 3rd रैंक पर आता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट पर कैपिटा इंडिया, पर कैपिटा इनकम अगर हम देखें, यानी कि जीडीपी तो हमने देख लिया कि इंडिया का ठीक ठाक ग्रो हो रहा था उस टाइम पे, बट पर हेड, ठीक है, लेट्स से देयर इज 1000 रुपीज़ जीडीपी है कंट्री की और 100 लोग वहां पर रहते हैं, तो पर हेड कितना इनकम हुआ, 10 रुपए, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम इंडिया का, उसे हम पर हेड इनकम या पर कैपिटा इनकम कहते हैं, 2019 में $1891 रहा था। तो वर्ल्ड बैंक इन पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमीज को पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर क्लासीफाई करता है, तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, कितने टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, व्हाट आर दोस क्लासिफिकेशन, एवरीथिंग इज आस्क्ड इन द एग्जाम। लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम एंड हाई इनकम, ये 3 हो गए लो, मिडिल एंड हाई इनकम कंट्रीज, ठीक है, इनकम के बेसिस पे, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे। लो इनकम हो गया, अब मिडिल में 2 हैं, लोअर मिडिल, अपर मिडिल, ठीक है, अपर मिडिल इनकम एंड हाई इनकम, इस तरीके से 4 क्लासिफिकेशन है। तो इंडिया कहाँ पे फॉल कर रहा है, इंडिया फॉल्स इन द लोअर मिडिल इनकम कंट्री, तो ये भी पूछा हुआ एग्जाम में, $996 टू $3895, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू फैक्ट्स एंड इनके बेसिस पर क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका मई में पूछा गया था, द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वाज कॉइन्ड बाय डैश, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, वरना तो फायदा नहीं है। प्लीज यू हैव अंडरस्टूड, सारे फैक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए एंड सो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो क्या है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ये टर्म किसने दिया था, प्रोफेसर राजकृष्णन, अमर्त्य सेन, जगदीश भगवती, कौशिक बसु, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, इफ यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस प्रॉपरली, आपको मुझे मेल करना है कि हाँ ये क्वेश्चन हमने अच्छे से आंसर किए एंड माय स्कोर इज दिस मच। कहाँ पर मेल करना है, hello@edutap.co.in, या फिर कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए कि आपका स्कोर कितना रहा, वीडियो को पॉज कर करके इन क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। सो लेट मी टेल यू, दीज आर द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जाम प्रीवियसली, और उन्हीं से रिलेटेड टॉपिक्स हम डिस्कस करें, तो इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस these questions, ठीक है। प्रोफेसर राजकृष्णन, अमर्त्य सेन, जगदीश भगवती, कौशिक बसी, तो व्हाट शुड बी द आंसर हियर, ऑप्शन ए प्रोफेसर राजकृष्णन इज द राइट आंसर। ड्यूरिंग द सेशन मैंने आपको बताया था ये चीज, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, second question, again pause the video and try to answer. Yes, so which among the following is not one of the category into which World Bank classifies economies based on per capita income? तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम, अपर हायर इनकम, ठीक है। हायर इनकम, हाई इनकम तो एक ही है, अपर हायर इनकम क्या होता है, तो दिस इज नॉट देयर, सो डी विल बी द राइट आंसर हियर, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारे इंडियन इकोनॉमी में कोविड के टाइम पे चेंजेस आए, नॉट जस्ट इकोनॉमी, मेनी फैमिलीज, एवरीथिंग वाज डिवास्टेटेड, सो इकोनॉमी में क्या चेंजेस आए उससे रिलेटेड बुक में दिया हुआ है। इम्पैक्ट क्या था, 3 वेव्स आए एंड इंडिया में भी ये हिट करता है, सेकंड हाईएस्ट केस लोड इन द एंटायर वर्ल्ड इंडिया में होता है, ऑब्वियसली बिकॉज द पॉपुलेशन इज रियली हाई, सिवियर लॉकडाउन लगता है इंडिया में एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपन। अब मेन हमारे लिए डिस्कशन का पॉइंट है कि सेक्टरल इम्पैक्ट क्या होता है, कौन से सेक्टर्स पे इफेक्ट होता है, किस पे नहीं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर है, इस पर तो इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। सेकेंडरी सेक्टर पर हाई इफेक्ट होता है, लेकिन रिकवरी में सेकेंडरी सेक्टर ही हेल्प करता है, यानी कि इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज। जब पहली बार कोविड लगा था, एवरीबडी वाज हैप्पी, हैप्पी तो नहीं कह सकते क्योंकि बहुत लोग उससे जो है बहुत ज़्यादा इश्यू चल रहा था, बट क्या इनिशियली ऐसा लगा कि चलो सारी चीज़ें बंद, आराम से हम घर पे बैठ सकते हैं, बट क्या जो त्रासदी आई, इट वाज रियली बैड ऑब्वियसली, एंड आफ्टर दैट जो इकोनॉमिक इश्यूज हुए सभी को, एवरीबडी वांटेड कि जल्दी से जल्दी सारे इंडस्ट्रीज, एवरीथिंग, वर्किंग एरिया सब स्टार्ट हो जाए एंड वी आर एबल टू गो देयर, वैक्सीन जल्दी से जल्दी आए, वी वर जस्ट फेड अप, राइट। तो इस टाइम पे सेकेंडरी सेक्टर रिकवरी में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, बिकॉज ऑल द पीपल स्टार्टेड, दे अंडरस्टूड कि अब हमें काम करना चाहिए, वर्किंग में आ गए। टेरिशरी सेक्टर में कुछ चीज़ें एकदम डाउन गई, कुछ चीज़ें जो है ग्रो होती है, लाइक
यूपीआई, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गए, एंड एडटेक एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है। बट हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स, ये होटल्स, ये सब जो है डाउन चले जाता है। तो इस तरीके से तीनों सेक्टर्स का वेरिएशंस हमने यहाँ पे देख लिए। तो अनइवन रिकवरी की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज वगैरह में रिकवरी अनइवन रहती है। तो दीज आर द थिंग्स। एंड इंडिया का अगर हम देखें तो जनरल एक ट्रेंड होता है नॉर्मली, जो कंट्रीज हैं प्राइमरी सेक्टर, यानी कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ पहले प्राइमरी सेक्टर में होता है, देन सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ होता है, एंड देन टर्शियरी सेक्टर में। इस तरीके से ट्रांजिशन करते हैं। ठीक है, पहले इंडिया में क्या था, प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ था, हमने सीधा जंप मारा इनटू द टर्शियरी सेक्टर्स ग्रोथ। ओके, सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। नाउ जो लॉसेस हमें हुए थे ड्यूरिंग द कोविड टाइम, दे वर डिवास्टेटिंग एंड इकोनॉमिक टर्म्स में भी। तो इस समय पे जो लॉसेस हुए उनको रिकवर करने के लिए आरबीआई हैज सेड कि हमें 2034 टू 35 तक वेट करना होगा, तभी हम रिकवर कर पाएंगे। सो दिस इज अ पोटेंशियल क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम कि कौन से ईयर तक आरबीआई ने कहा है कि हम कोविड के इकोनॉमिक लॉसेस को रिकवर कर जाएंगे। सो द आंसर इज 2034 टू 35। नाउ दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। वीडियो पॉज करिए, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। कौन सा आपको जो है सही लग रहा है इन सारे ऑप्शंस में से, रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर इट। ओके, थैंक यू। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज आप हमें 8146207241 पर कॉल कर सकते हैं, या फिर hello@edutap.co.in पर अपना मेल ड्रॉप कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो लेट अस नो कि ये इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है, आर यू एबल टू बेनिफिट फ्रॉम दिस, व्हाट इज योर ओपिनियन, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं, क्वेश्चन आप आंसर कर पा रहे हो, अपना स्कोर जरूर शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।